और अब आपको बताते हैं सीरिया और तुर्की का इजराइल के साथ आखिरकार विवाद किस बारे में है। दरअसल सीरिया पर इजरायली हमले के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल की तरफ से 2 फाइटर जेट भेजे गए थे और सीरिया में वहां पर हमला कर दिया गया था। इजराइल से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है तुर्की। इजराइल पर बहुत बड़ा हमला तुर्की की तरफ से किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है। सीरिया में तुर्की की बड़ी संख्या में वेपन सिस्टम तैनात पहले कहा जा रहा था कि करने हैं और इसके तुरंत बाद इजराइल ने हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही हमला होता है वहां यानी कि सीरिया के भीतर तुर्की के सैन्य जवान नजर आ जाते हैं। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT की देखरेख में हथियार भी पहुंचा दिए गए हैं सीरिया के अंदर। अब इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान दौरे पर सीरिया के विदेश मंत्री पहुंचे हुए थे, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि अब वो वहां से वापस भी आ गए। 19 सालों के बाद किसी सीरियाई मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा देखने को मिली थी। अचानक से ये यात्रा, सीरिया के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, क्योंकि ये तमाम देश कोशिश ये कर रहे हैं कि नेटो का जो एक गुट है उसकी तरह ये इस्लामिक नेटो बना दें, जिसमें पाकिस्तान आ गया है, तुर्की आ गया है, सऊदी अरब आ गया है, अब किसी तरीके से सीरिया को लाने वाले हैं, बांग्लादेश की एंट्री होने वाली है। और ये सब कुछ किया इसलिए जा रहा है ताकि इजराइल को घेरा जा सके। पाकिस्तान ने सीरिया पर इजरायली हमले की हालांकि निंदा की है। और क्या ही किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान वो देश जो कि हमले की निंदा कर रहा है, जो खुद अपने घर में ही न जाने किन किन जगहों पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। वही एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से अमेरिका ने सीरिया पर हमले की निंदा कर दी है। अब अमेरिका के पास भी ऑप्शन क्या रह गया है, क्योंकि अमेरिका ने खुद सीरिया में राष्ट्रपति की तैनाती की और उसके बाद तुर्की से भी वो अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते। इजराइल तो उनके लिए छोटे बच्चे की तरह है, उससे वो किसी भी तरीके से नाराज करने का फायदा नहीं उठा सकते, नुकसान नहीं झेल सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल तुर्की सीरिया में संतुलन बनाने की कोशिश में है। यूएस किसी तरीके से समन्वय स्थापित हो, जो कभी नहीं होने वाला। विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश यूएस की तरफ से की जा रही है। ना इजराइल बात करेगा, ना तुर्की बात करेगा और सीरिया तो बिल्कुल बात नहीं करने वाला है। इजराइल के खिलाफ तुर्की की एंट्री से हालांकि अमेरिका चिंतित भी नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे सीधे तुर्की की एंट्री यानी नेटो की एंट्री, अगर इजराइल ने तुर्की पर हमला किया तो तुर्की पर हमला नहीं बल्कि नेटो देशों पर हमला, और इसका एक हिस्सा अमेरिका भी तो है। तुर्की पर इजरायली हमला हुआ तो नेटो के खिलाफ इसे माना जाएगा और फिर अमेरिका क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका ने सीरिया पर हालांकि हमले की निंदा कर दी है, लेकिन इस निंदा से कुछ होने नहीं वाला है। सीधे सीधे कोई बड़ा कदम अमेरिका को उठाना होगा, वरना अमेरिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। जैसे वो नाराज हो रहे थे ईरान के ऊपर जब हमले हो रहे थे कि नेटो क्यों उनके साथ नहीं है, वैसे ही नेटो भी नाराज हो सकता है कि अमेरिका क्यों साथ नहीं है। दुनिया भर में आज परमाणु हथियार एक सबसे अहम मुद्दा बन गया है। हर छोटा बड़ा देश परमाणु हथियारों तक पहुंच बनाना भी चाहता है और कई देश तो परमाणु हथियारों के लिए किसी भी स्तर तक समझौता करने के लिए तैयार दिखते हैं। अब ये कौन से देश हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दुनिया के जहन से अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी की यादें धुंधली नहीं पड़ी होंगी, जब 2 एटम बम ने जापान के 2 खूबसूरत शहरों को जहन्नुम से भी बदतर आग में झोंक दिया था। और आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया भर में इतने परमाणु हथियार तैयार हैं जिनसे दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। आज कई देश परमाणु हथियारों को सुरक्षा की गारंटी मानकर चलते हैं और वो किसी भी कीमत पर बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उत्तर कोरिया भी ऐसे ही देशों में शुमार बताया जा रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया की ओर से कभी भी परमाणु हथियार होने की बात नहीं मानी गई।
लेकिन किम जोंग उन ने परमाणु संचालित पनडुब्बी का निर्माण किए जाने का ऐलान जरूर किया। इस बीच दक्षिण कोरिया ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री के अनुसार उत्तर कोरिया के पास 57 नहीं बल्कि कुल 120 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण कोरिया के साथ रिश्ते बिगड़े तो उन्होंने उत्तर कोरिया के साथ दोस्ती के दावे करने शुरू कर दिए। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया के पास 57 बेहद शक्तिशाली एटम बम है। अब खबरें हैं कि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने ट्रंप के आंकड़े को सुधारते हुए कहा है कि उत्तर कोरिया के पास 57 नहीं बल्कि करीब 120 परमाणु हथियार हैं। दक्षिण कोरिया का अनुमान आमतौर पर 80 से 120 परमाणु हथियारों के बीच रहता है। यह अंतर दिखाता है कि ट्रंप के लिए किम जोंग उनके साथ दोबारा बातचीत शुरू करना कितना मुश्किल है। ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति रहते हैं तो उत्तर कोरिया को इतने हथियार बढ़ाने नहीं देते। राष्ट्रपति ट्रंप किम जोंग उन के साथ व्यक्तिगत तौर पर कूटनीति दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इसकी वजह उत्तर कोरिया और रूस की दोस्ती भी हो सकती है। उनके पहले कार्यकाल में किम जोंग उन से मुलाकातें हुई थी, लेकिन बातचीत से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि अब हालात और जटिल हो चुके हैं। उत्तर कोरिया रूस के साथ गठबंधन मजबूत कर चुका है और यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है। दक्षिण कोरिया के अनुसार उत्तर कोरिया इतनी तेजी से परमाणु सामग्री बना रहा है कि हर साल 20 नए हथियार जोड़ सकता है। और अगर ये रफ्तार जारी रही तो उत्तर कोरिया का भंडार जल्द ही फ्रांस के बराबर पहुंच सकता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपी के अनुसार उत्तर कोरिया के पास अभी करीब 60 परमाणु हथियार हैं और करीब 30 परमाणु हथियारों के निर्माण के लायक सामान मौजूद है। उधर चीन ने जापान की परमाणु क्षमता को लेकर चिंता जताई। रूस में चीन के राजदूत झांग हानहुई ने दावा किया कि जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया गया प्लूटोनियम है। उनके अनुसार इतनी मात्रा से करीब 5,500 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। झांग ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके उसमें से प्लूटोनियम निकालने की तकनीक भी है। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के इस्तेमाल के दौरान बनता है। यानी इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके इसमें से प्लूटोनियम अलग किया जा सकता है। चीन के राजदूत के अनुसार जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करने की तकनीक है। वो परमाणु ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके उसमें से प्लूटोनियम निकालता रहा है। इसी वजह से कई दशकों में जापान के पास प्लूटोनियम का बड़ा भंडार जमा हुआ।
झांग हानहुई के अनुसार साल 2024 के अंत तक जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया हुआ प्लूटोनियम था। इसके अलावा करीब 191 टन ऐसा प्लूटोनियम भी बताया गया जो अभी इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन से अलग नहीं किया गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन का 5,500 परमाणु हथियारों वाला दावा 44.4 टन अलग किए गए प्लूटोनियम की मात्रा पर आधारित है। इसे जापान के पास मौजूद तैयार परमाणु हथियारों की संख्या नहीं माना जा सकता। चीन के राजदूत के अनुसार जापान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का मेंबर है और उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके प्लूटोनियम निकालने की तकनीक है। झांग के अनुसार अगर जापान कभी परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है और उसके पास इसके लिए जरूरी क्षमता होती है तो उसके लिए परमाणु हथियार बनाने की संभावना सिर्फ कल्पना नहीं होगी। चीन के राजदूत ने कहा कि अगर टोक्यो परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है तो इससे पूर्वोत्तर एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है और इलाके में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ये चीनी राजदूत के दावे और आशंकाएं हैं। हालांकि इससे ये साबित नहीं होता कि जापान परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। बताया गया कि जापान की परमाणु नीति उसके 3 गैर परमाणु सिद्धांतों पर आधारित है। इनकी घोषणा 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इसाकू सातो ने की थी और बाद में 1971 में जापानी संसद ने इन्हें अपनाया। इन सिद्धांतों के तहत जापान ने तय किया कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और परमाणु हथियारों को जापान में आने की अनुमति नहीं देगा। इन सिद्धांतों के पीछे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों का गहरा असर भी माना जाता है।
फिलहाल दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार रोकने के लिए सबसे अहम संधि रही परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी। अमेरिका और रूस एनपीटी के सदस्य नहीं है और हथियार परीक्षण में पीछे भी नहीं है। ऐसे में छोटे देश भी अब परमाणु रेस में शामिल होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।